So students, in this video we are going to start with our new topic, and that is we hear sound through our ears. हमारे बॉडी में हर सेंसेशंस के लिए एक एक ऑर्गन दिया हुआ है. जैसे साइट के लिए आइज़ हैं, वैसे हियरिंग के लिए हमें ईयर्स दिए हुए हैं. तो ईयर्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो साउंड को एडॉप्ट करते हैं या पहचानते हैं, वो सीखना भी ज़रूरी है. हमारे जो ईयर्स हैं वो एक फनल शेप के होते हैं, और इसमें साउंड जो एंटर होता है वो एक कैनाल के थ्रू एंटर होता है, और लास्ट में एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं. जब साउंड ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है तो ये जो ईयर ड्रम होती है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इन वाइब्रेशन से कुछ बोन्स कनेक्टेड होते हैं जिससे हमारे ब्रेन में एक नर्व्स पास होती हैं और हमारा ब्रेन उसे पहचानता है, उस आवाज़ को. देखिए, यह है एक फनल शेप ईयर हमारे, ठीक है, और ये है वो कैनाल, और यहाँ पे है वो मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम भी कहा जाता है. देखिए, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है इस डायग्राम में. इस ईयर ड्रम के साथ ये 3 बोन कनेक्टेड हैं, 1, 2 और 3. इसे हैमर, स्टिरअप और स्टिपल कहा जाता है. और इससे कनेक्टेड होता है ये इनर ईयर का पार्ट जिसे कॉक्लिया कहा जाता है. कॉक्लिया के वाइब्रेशंस में कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड में ये वाइब्रेशंस जो ट्रांसफ़र होते हैं वो फिर यहाँ से नर्व्स, जिसे ऑडिटरी नर्व कहा जाता है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन में पास होते हैं, और ब्रेन उस आवाज़ को मैनिपुलेट करता है, उसे एनालाइज करता है, और हमें जो आवाज़ आती है वो सुनाई देती है, हमें समझ में आती है. इसमें यही समझाया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया. तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है. अब वाइब्रेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था. मान लीजिए एक बॉडी है, ये उसका मीन पोजीशन है O, और यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, और फिर उतना ही डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ था उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है AB, और OA का जो डिस्टेंस होता है वो OB के बराबर होता है, और फिर से B से वाइब्रेशन हट के O में आ जाते हैं, तो इसे हम ऑसिलेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं. एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन तब कंप्लीट होता है जब वो O से एक डायरेक्शन में जाता है, फिर रिटर्न होके दूसरे डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर मीन पोजीशन में आ जाए, तो उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं, या वन वाइब्रेशन कहते हैं, या वन ऑसिलेशन कहते हैं. तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ये सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उस साउंड की या उस वेव की. फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज़, और उसका सिंबल होता है Hz. फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़ इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. ये सब डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी. इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 20 हर्ट्ज़, क्योंकि एक सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस हुए. अब जो मैंने आपको बताया था कि मीन पोजीशन से पोजीशन A, फिर दूसरी तरफ पोजीशन B, तो इतना जो डिस्टेंस होता है किसी भी वेव का या किसी पार्टिकल का, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी वेव के. उस वेव की क्वालिटी या उस वेव की जो फीचर्स है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए. ठीक है, ये होता है ऑसिलेशन, और ये होती है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से क्या डिसाइड होता है?
एक्चुअली लाउडनेस और पिच ये दो कैरेक्टरिस्टिक साउंड के ऐसे होते हैं जिनके जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक है और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक है। तो मान लीजिए कि कोई एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है और किसी की एम्पलीट्यूड कम है, तो ये लाउडर होगा और ये सॉफ्ट होगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। A1 ये A2, तो A1 इज़ ग्रेटर देन A2, तो लाउडनेस ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन लाउडनेस ऑफ 2। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 सेकेंड में ऐसे कितने वेव्स बनते हैं या कितने वाइब्रेशंस होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। भले यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम हो, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन देखिए अगर हम एक यहाँ ये ओड 0 टाइम में और यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो 1 2 3 4 5 वेव्स बनी और यहाँ पे उतने ही टाइम पीरियड में अगर हम लें तो मुश्किल से 1.5 या 2 वेव्स 1.5 वेव बनी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी से पिच डिसाइड होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से पिच यानी आवाज़ कितनी पतली और कितनी मोटी होती है। देखिए पिच स्ट्रिलनेस फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है। किसी की आवाज़ पतली, जैसे गर्ल्स की आवाज़ जो है वो पतली होती है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, तो आवाज़ कैसी होगी? श्रिल, पतली। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, आवाज़ जो है वो मोटी होगी, जैसे आदमियों की होती है, मेन की होती है हॉर्स वॉइस। सॉरी। ड्रम जो होती है, ड्रम की जो बीटिंग होती है वो लो पिच वॉइस होती है, मोटी होती है, लेकिन किसी विसल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, पतली आवाज़ होती है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड, ठीक है। बच्चों की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच होती है और एडल्ट्स की जो आवाज़ होती है वो लो पिच होती है। वैसे मेल्स और फीमेल्स में जब उनकी मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है तो फीमेल की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है, हाई पिच्ड होती है, और मेल्स की जो होती है वो लो पिच्ड होती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए हमारे जो कान हैं, ह्यूमन बींग्स के जो कान हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि वो एक रेंज को ही सुन सकते हैं, और वो होते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ ही हम सुन सकते हैं, इससे बाहर की आवाज़ हम सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की आवाज़ भी हम सुन नहीं सकते। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की जो आवाज़ होती है उसे ऑडिबल रेंज कहा जाता है या ऑडिबल साउंड रेंज कहा जाता है, और इसके ऊपर या इससे नीचे हो तो इनऑडिबल साउंड कहा जाता है। नॉइज़ एंड म्यूज़िक, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इन दो वर्ड्स में। बोलेंगे नहीं सर नॉइज़ में और साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए म्यूज़िक उसे कहेंगे जो आपको सुनने में प्लीजिंग लगे, और नॉइज़ उसे कहेंगे जिसे सुनने में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो। जैसे मैं आजकल के आप स्टूडेंट्स जिस एज में हो उस एज के अगर हम सॉन्ग सुने तो वो हम बड़ों को वो नॉइज़ लगेंगे क्योंकि हमें ऐसी म्यूज़िक पसंद नहीं है। पर हमें जो म्यूज़िक पसंद है वो आपके लिए नॉइज़ हो सकते हैं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। भले है दोनों म्यूज़िक ही,
पर अगर आपको अनप्लीजेंट लगता है सुनने में तो वो नॉइज़ हो जाता है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स अगर चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर या ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं तो वो नॉइज़ ही हुआ, वो म्यूज़िक नहीं हो सकता। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ जो निकलती है वो होती है म्यूज़िक, लेकिन ढंग से बजाई जाए तो। कोई भी उसे कैसे भी बजा रहा है तो वही म्यूज़िक नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाती है। नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने ओरिजिनल फॉर्म या प्योर फॉर्म से इम्प्योर हो गई हो। ठीक है, आप स्कूल में जब रिसेस पढ़ती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होती हैं, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है। आप बाहर ट्रैफिक में घूम रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बज रहे हैं तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होने की वजह से मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स का चलना, लाउड स्पीकर्स, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण हैं, उनके रीजंस हैं। टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो हाई वॉल्यूम में चलाओ, किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण हैं। हम क्या होता है, सराउंडिंग्स डिस्टर्ब रहती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, लैक ऑफ स्लीप होता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्जाइटी, मैनी मोर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू द लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। कंटिन्यूसली किसी आदमी को पूरे टाइम एक ज़्यादा साउंड में अगर उसके ईयर्स एक्सपोज्ड हों तो उसे परमानेंट हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, मतलब सुनने में तकलीफ हो सकती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशंस। सरकार बहुत सारी जगह पे हॉर्न नहीं बजाने के सिंबल्स रोड के ऊपर लगाती है। आपको पता होगा कि रात को 10 बजे के बाद आप कहीं भी लाउड स्पीकर्स नहीं चला सकते, लेकिन आपको पता है कि जब नवरात्रि होती तो रात के 2-2 बजे तक पार्टी प्लॉट्स में ज़ोर ज़ोर से स्पीकर्स बजते रहते हैं, तो आसपास के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। ये सब बैन तो है, पर अब क्या कर सकते हैं। फिर साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं मोटर व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट इंजन्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम अप्लायंसेस में। देखिए यहाँ पे लिखा, ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। सच यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। TV and music systems should be run at low volumes. Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down the sound reaching the resident, क्योंकि ट्रीज जो हैं वो साउंड को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, thus reducing harmful effects of noise pollution. तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 13 या 13 और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे। थैंक यू।